हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो चुका है और मुझे पूरी आशा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो आपकी आशा के बिल्कुल अनुरूप होगा। पेपर हो चुका है और ज्योग्राफी के जो सेक्शन है उससे आए हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरी पहली कोशिश होगी कि आपको ज़्यादा सही आंसर बताए जाएं और एक शॉर्ट डिस्कशन भी आपको प्रोवाइड किया जाए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी से आया है, वो है 2011 की जनगणना के अनुसार उसकी जनसंख्या के आधार पर आपको क्रम लगाना है। आप जानते हो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, उसके बाद नंबर 2 पे बिहार, नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल और नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश, यानी राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है, यानी इकोलॉजिकल निक। अब इकोलॉजिकल निक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिसोर्सेज, संसाधनों पर डिपेंड करता है। तो इसमें प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक इकोलॉजिकल निक को घेरती हैं, बिल्कुल उतना ही प्लेस वो अडॉप्ट करेंगी। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियां की संख्या अधिक होगी, क्योंकि संसाधन रहेंगे तो ही प्रजातियां रहेंगी। तीसरा, पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, यानी नंबर ऑफ स्पीशीज बिकम स्मॉल इन इकोलॉजिकल निक इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। रिसोर्सेज सफिशिएंट होंगे तो नंबर्स कम नहीं होंगे, यानी यहां पे सही ऑप्शन सी है जो गलत है। आपसे यही पूछा भी है, सही नहीं है, इसमें राइट आंसर सी। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें एकदम मिला हुआ है सिमलीपाल ओडिशा, नौकरेक मेघालय, अगस्त्यामालाई केरला, मानस असम में। डी ऑप्शन यहां पे है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो 19 है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो 19 है, 17, 18 और फिर 19। अंडमान निकोबार आइलैंड में निम्नलिखित में से किस कारण प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हुई? तो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर का जो इलाका है वो सागरीय जल के तापमान में वृद्धि से कैटास्ट्रोफिक विरंजन का कारक बना हुआ है। हिंद महासागर के सागरों में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में वृद्धि। फिर क्वेश्चन नंबर 10 फिर 19। नाइन 10 हम कर चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 भी हो गया। अब 19 के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर आ रहा है 26। 19 के बाद 24, 25 और 26। क्या क्वेश्चन है ये? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम यानी इकोलॉजिकल या बायोटिक सक्सेशन में पहला ही पॉइंट इसमें से मिस कर दिया है, न्यूडेशन को मिस कर दिया। हमेशा याद रखिए कि कमीशन अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टार्ट के पॉइंट को खत्म कर रहा है, क्योंकि हम स्टार्ट से शुरू करते हैं तो आपको कंफ्यूज करने के न्यूडेशन खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद माइग्रेशन होता है, प्रोसेसिस होता है, रिएक्शन होता है और एस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी प्रवास, फिर स्थापना, प्रतिक्रिया और स्थलीकरण। ये याद रखिएगा। पहले न्यूड, कोई जमीन में कोई सक्सेशन नहीं होता है, बाहर से बीज आते हैं, फिर वो स्थापित होते हैं, स्थापित होने के बाद फिर रिएक्ट करते हैं और फिर स्टैब्लिश होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। नीचे 2 कथन दिए हैं, एक को अभिकथन यानी असर्शन, दूसरे को आर रीजन कहते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। ठीक है, पहला कह रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता यानी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ वायु में कुल आर्द्रता की मात्रा क्या होगी? हमेशा बढ़ती जाती है। निरपेक्ष आर्द्रता मतलब वायु में कुल आर्द्रता की मात्रा, तो जैसे जैसे वाष्पीकरण बढ़ेगा निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती जाएगी। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसमें स्पष्टीकरण जैसा कुछ भी नहीं है, व्याख्या नहीं करता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर जो नेक्स्ट 27 के बाद फिर 28 और 29 भी लगातार क्वेश्चन है। आप देखिए यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उसमें इकोक्लाइन जैव विविधता सही सुमेलित है, सॉरी नहीं को नहीं किया है, सही सुमेलित है, टेल ऑफ द पॉइंट। इकोक्लाइन जैव विविधता बिल्कुल से गलत है,
पाइनोक्लाइन सागरीय जल का घनत्व, थर्मोक्लाइन वायु का तापमान नहीं, हेलोक्लाइन सागरीय जल का तापमान। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 और 28, 28 में जो ऑप्शन इसमें सही है वो है बी, पाइनोक्लाइन सागरीय जल के घनत्व को दर्शाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, पाइनोक्लाइन। नेक्स्ट, फिर 29 में पुस्टाज, आप जानते हैं हंगरी के मैदानों को कहते हैं, विश्व में पुस्टाज वहां पे है। फिर वर्ल्ड फ्लोरा रीजन्स को किसने करेक्ट किया था? वर्ल्ड फ्लोरा रीजन, फिर से इसको देखते हैं। पुस्टाज डी का 1, तो डी का 1 यहां पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। फिर सी का 2, फ्लोरा रीजन को एडोल्फ एंगलर। अब इसमें 2 है, क्रायोफाइटा स्टेपीज यानी आर्कटिक टुंड्रा, और फिर लास्ट में बच रहा है पौधारोपणशाला, वो कार्लोस सावर। ये पौधारोपणशाला जो है ना, प्लांटिंग हार्थ, ये कुछ दूसरा टर्म है, इसमें यूज कर दिया है। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होगा? 29 का बी ऑप्शन, 29 का बी। फिर देखिए यहां कह रहा है सबसे एल्यूमिनियम प्लांट्स दिए हुए हैं, और कौन एल्यूमिनियम प्लांट्स में सही ऑप्शन नहीं कर रहा है? एल्यूमिनियम प्लांट सीधा जिसको भी याद होगा वो मुरी छत्तीसगढ़ में नहीं है, मुरी जो है वो झारखंड में है। ठीक, अब देखिए यहां पे राजा जी उत्तराखंड सही है, पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं होकर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, 31 के बाद आते हैं सीधे 32 पर। नीचे 2 कथन सर्शन रीजन, हिमालय अभी ऊंचा हो रहा है और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, कंप्रेशन की वजह से ही ऊंचा हो रहा है। व्याख्या करता है यानी सी ऑप्शन, 32 में सी ऑप्शन। फिर यहां देखिए कोयला भंडार और प्लेस दिया हुआ है, तातापानी रामकोला जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तातापानी रामकोला छत्तीसगढ़ में है, यानी सी का 2। सी के 2 ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया, यही से सम्मिलित हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम भी देखते हैं उमरिया जो है वो मध्य प्रदेश में है, और हुटार जो क्षेत्र है, हुतर दिया हुआ ना, इसे किताबों में हुटार भी लिखा हुआ है, देखिए वहां पे हुटार लिखा हुआ है, HUTAR। ठीक है, तो ए का तातापानी रामकोला, सी का 2 ऑप्शन, एक ही से ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर डी का 1, फिर बी का 3 ओडिशा और हुटार, तो ये सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अपर बारी दोआब, सरहिंद नहर, गुड़गांव नहर, इंदिरा गांधी नहर। अब देखिए इंदिरा गांधी नहर ये सही है, सतलज रावी व्यास। क्वेश्चन नंबर 34, सतलज रावी व्यास सही आती है, यानी डी का 3 ऑप्शन, डी का 3 ऑप्शन यहां पे है। उसके बाद फिर गुड़गांव नहर, बिल्कुल ये यमुना से है, सरहिंद नहर सतलज से है, अपर बारी दोआब रावी से है। राइट आंसर इज टी, 34 का टी। अब देखिए 35, एक वर्ष में चावल की 3 फसलें, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में होता है, अमन अयस बोरो। जबकि चावल उत्पादन में बिहार का प्रतिशत 15 नहीं है, ये 5% है, तो यही गलत हो जाता है, 5 से 6% है, तो इसमें 35वें का बी। फिर 36वां, कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है, बिल्कुल कपास खरीफ की फसल है, कम पानी की आवश्यकता होती है। वैसे खराब जो कपास है वो अलग अलग सीजन में अलग अलग स्टेट्स में बोई जाती है, कम पानी की जरूरत होती है, तो 50 से 75 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। अब इसमें मुख्यतः खरीफ की फसल है, ये भी सही है, मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्यादा वर्षा कपास को खराब कर देती है। पाला रहित 180 दिन अगर मिल देंगे तो कपास ज्यादा अच्छी होगी, इसीलिए ये पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पर कोई भी तरह का पाला जैसी कंडीशन नहीं होती है, स्पेशली इन महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। तो यहाँ ब्लैक सॉइल इसलिए भी होती है और पाला नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छी कपास का उत्पादन होता है। पंजाब में भी होता है जो पश्चिम क्षेत्र है। यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही है, 36 का ए। फिर नीचे 2 कारण दिए गए हैं ए और बी। लाल मृदा भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है,
अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेड सॉइल, ठीक है, पहला कह रहा है लाल मृदा भारत में कि दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूरब और उत्तर से घेरा हुआ है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो, अच्छा इस बार ऑप्शन देखिए, पहले होता था कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, फिर दूसरा वही देगा स्पष्टीकरण नहीं है। अब यहां पे चेंज कर दिया है, परसेंटेज, अब क्या किया है, इसको चेंज किया है, ठीक है। अब चेंज करने से क्या हो गया है, अगर हम हड़बड़ाहट में करेंगे तो गलत कर देंगे। तो लाल मृदा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है, आप सभी जानते हैं दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है। पहले में एल्यूवियल सॉइल है, दूसरे में रेड सॉइल है, लगभग 18% के आसपास। फिर ये तीन तरफ ये घेरे हुआ है, बिल्कुल सही है, ब्लैक सॉइल के चारों तरफ लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण दक्षिण में घेरी हुई है, बिल्कुल सही है। पूरब की ओर से घेरी, उत्तर की ओर से, बिल्कुल सही है। आर, ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण जो है वो नहीं कह सकते, क्योंकि कथन है सब दूसरा सबसे बड़ा समूह है और कह रहा है कि ब्लैक सॉइल की तरह से, तो यहां पर सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी 37वें का सी ऑप्शन, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 39, 38वां देखिए क्या है। 38वां ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर ये 39वां आ रहा है, स्थानीय तूफान आम्र वर्षा, देखिए काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। फिर लू पंजाब से बिहार तक, यानी डी का 1, डी का 1 एक ही से आप करेक्ट कर सकते हैं, यानी इसका सही ऑप्शन है टी। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाली बात है कि आम्र वर्षा को अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, आम्र वर्षा को जो मैच वर्ड कराया है वो कोस्टल कर्नाटका, जो कि आम्र वर्षा केरला में होती है, कर्नाटका में होती है, तमिलनाडु में होती है, तो वहां उसको कनेक्ट करा दिया है। और फिर जो ब्लॉसम शॉवर है, फूलों की वर्षा, उसको केरल से कनेक्ट करा दिया है। तो यहां पर 39 का सी ऑप्शन सही है, यानी फूलों वाली बौछार को तटीय कर्नाटका से, फूलों वाली बौछार को केरल से कनेक्ट कराया है। फिर देखिए यहां पे 40वां क्वेश्चन कह रहा है न्यापिटा म्यांमार है, खार्तूम जो है वो सूडान की कैपिटल है। 40वें का बी। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित की अपर गंगा, अच्छा देखिए ये गैंगटिक एग्रो क्लाइमेट रीजन, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, गैंगटिक एग्रो क्लाइमेट रीजन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी करते हैं। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, ये तो सही है। दिस रीजन इज इन द वेस्टर्न, सेंट्रल एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। दिस रीजन हैज मोर देन 130% एरीगेशन इंटेंसिटी एंड 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब देखिए एरीगेशन इंटेंसिटी और क्रॉपिंग इंटेंसिटी इतनी ज्यादा सेंट्रल यूपी में और वेस्टर्न यूपी में नहीं है। इतना एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी जो है या तो वो पंजाब रीजन में है और या फिर तमिलनाडु के रीजन में है, इसलिए ये बी ऑप्शन जो है दूसरा वाला वो गलत होगा है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये केवल एक ही सही होना चाहिए, इतना एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी इस रीजन में नहीं है। फिर यहां है एक को दो से सम्मिलित करना है। अब देखिए इसमें रोहतांग, रोहतांग की जो हाइट है ना वो 3978 और बनिहाल की 2832 है, ठीक है। तो रोहतांग और बनिहाल यानी बी का 3 और डी का 4, बी का 3 और डी का 4, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 42, 42 का ए ऑप्शन, 42 का ए ऑप्शन। रोहतांग 3978, बनिहाल 2832 और उसके बाद बी हो गया सी बारालाचाला, बारालाचाला सी का 2 यानी 4850 और सबसे ऊंचा इसमें है देवसा, ठीक है। तो यहां 42 में ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, बिल्कुल सही है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता था, जुलाई से अक्टूबर के मध्य काट लिया जाता है। ये एकदम सही है, ए और आर दोनों सही है, ये एकदम क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 में कह रहा है कि भारत का विशुद्ध पौधा है और ये फरवरी से जून के बीच बोया जाता है, बिल्कुल सही है। फरवरी वाला रीजन जो है मैदानी क्षेत्र का है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जूट उगाया जाता है और फिर इसे बारी बारी से काट लिया जाता है। तो जब उगाएंगे उसके 4 महीने बाद इसे काटने की बात है। तो ये दोनों ही एकदम सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। भारतीय पौधा है, उसकी व्याख्या की ये फरवरी से जून में उगाया जाता है। अच्छा देखिए, यहां पे एक प्रोसीजर ये है कि भारत का विशुद्ध पौधा है, जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर में काटा जाता है। अब भारत में जो खरीफ की फसल की टाइमिंग है वो यही है, लेकिन फरवरी से जून दिया है। अब फरवरी से जून दिया है तो जून के आगे खरीफ की फसल स्टार्ट होती है, लेकिन फरवरी से जून दिया है तो करेक्ट तो है, लेकिन खरीफ की फसल को ट्रूली जस्टिफाई नहीं कर रहा और भारत के साथ ये पढ़नी है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर सी होना चाहिए, 43 का सी। 43 के बाद जो आपका क्वेश्चन है वो फिर 47, 43 के बाद 46, 46 के बाद 47। ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी का निर्णय क्या है? क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है। आईपीसीसी कहता है क्रमिक और सीमित कटौती नहीं, ज्यादा कटौती करना चाहिए। तीव्र, गहरी और निरंतर कटौती आवश्यक है। तो इसका केवल 2 ऑप्शन, यानी 47 का डी। 47 के बाद 51, 51वां क्वेश्चन, 50 फिर 51। सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, बिल्कुल। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में आ रही है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमा, नो लिमिट, ये देखिए जो लिमिट, द लिमिट्स टू ग्रोथ है ना, ये 1972 का कॉन्सेप्ट है। और ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो आ रही है उसे आवर कॉमन फ्यूचर कहते हैं। तो ए सही है, आर गलत है। ये आवर कॉमन फ्यूचर है, ये ध्यान रखिएगा, ना कि लिमिट्स टू ग्रोथ। वो अलग बात है कि लिमिट्स टू ग्रोथ पे ही आगे आकर के ब्रंटलैंड रिपोर्ट आती है, लेकिन ब्रंटलैंड रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। फिर दूसरा है विश्व थायराइड दिवस, 25 ऑफ मई। फिर तंबाकू निषेध 31 मई, 31 मई। और 16 मई को आ रहा है द डे ऑफ लाइट, 16 मई। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा बी, 1432, 1432 तो सही ऑप्शन है 1432। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52, 52 के बाद सीधे 72 पे आएंगे हम। बहत्तर, 72। बांध की लंबाई, रामगंगा परियोजना उत्तराखंड में है, पौड़ी गढ़वाल जिले में। बांध की लंबाई 825 मीटर, सही है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट, बिल्कुल सही है। पौड़ी गढ़वाल में है। 6 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई नहीं, इतना लंबा सिंचाई नहीं, इसका 57-58 स्क्वायर किलोमीटर हेक्टेयर एरिया का सिंचाई इसका है। अब इस क्वेश्चन को
या ये जो प्रश्न है जिसे हम कर रहे हैं, अब ये कमीशन इस प्रश्न को कैसे डिसाइड करेगा? कमीशन देखना क्या करता है इस क्वेश्चन को। लेकिन ये जहां तक मुझे लग रहा है कि ये उत्तराखंड में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो भी 98 मेगावाट है। चलिए, तो ये जो एरिगेशन रीजन है वही यहां पर गलत मुझे लग रहा है। अब इसके बाद तो कौन सा क्वेश्चन आपका है? विश्व के कुछ देशों में कृषि क्षेत्रों के संबंध में, अच्छा ठीक है, ये 73वां क्वेश्चन, विश्व के कुछ देशों में कृषि क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत की कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। ये एकदम सही है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक, ये निश्चित रूप से सही है कि भारत का इन सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र है। दूसरा, उष्ण मानसूनी जलवायु के प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में क्या है, वर्ष भर विविधीकृत फसलें होती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में जाता है, अलग अलग सीजन होते हैं, अलग अलग सीजन की वजह से यहाँ पे अलग अलग फसलें होती है। 73 का ए। चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन, रिपीटेड है, हर किताब में दिया हुआ है। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, सॉरी, अलकनंदा और भागीरथी। फिर रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार। तो यहां पे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 74 का डी ऑप्शन। और टिहरी जो है वो भागीरथी और भिलांगना। क्वेश्चन नंबर 75, पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। बिल्कुल, पूरे वर्ष वर्षा होती है, क्योंकि पछुआ हवाओं के प्रभाव में है। पछुआ हवाएं आती हैं और यहां पर ह्यूमिडिटी लेकर आती हैं। पश्चिमी यूरोप पछुआ हवाओं की पेटी में अंतर्गत स्थित हैं। बिल्कुल सही, पहला और दूसरा दोनों सही है। 75 का ए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व का, पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। पहला है कराकोरम, हिंदकुश, पॉन्टिक और जाग्रोस। अब देखिए, इसमें पॉन्टिक जो पर्वत है ये ब्लैक सी के पास है, ब्लैक सी के ठीक नीचे आपको मिलेगा। जाग्रोस जो है ये अरेबियन लैंड जो है उसके पास है, यानी गल्फ ऑफ पर्शिया के नॉर्थ में है। तो पहला पॉन्टिक आएगा, वेस्ट में पहले पॉन्टिंग आएगा, यानी 2 आएगा। फिर जाग्रोस 4 आएगा, 2 के बाद 4, इसमें देखिए ए ऑप्शन सही है, 2 के बाद 4 आएगा। फिर 3 हिंदकुश आएगा, फिर काराकोरम आएगा। 2 3 सॉरी 2 4 3 1, 2 4 3 1, 76 का ए ऑप्शन। फिर 77 आमू दरिया, सिर दरिया, अंगारा नदी, उत्तर नदी, इन तीनों को जब आप मैप में देखेंगे बहुत ध्यान से, तो मेकांग कह रहा है दक्षिण पश्चिम, मेकांग नदी ऐसे आती है और दक्षिण पूरब की तरफ मुड़ जाती है। आप जब ध्यान से देखेंगे मैप, मेकांग का मैप, तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि वो धीरे धीरे कहां की तरफ जा रही है, वो दक्षिण पश्चिम नहीं है, वो दक्षिण पूरब की तरफ जा रही है। तो सही आंसर होगा मेकांग। फिर ये क्वेश्चन नंबर
7 का डी ऑप्शन सही है। फिर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ईरान में हफ्तकेल, क्वेश्चन नंबर 78, ईरान में हफ्तकेल, कुवैत में काशगन। अच्छा देखिए, काशगन जो है ना, ये कजाकिस्तान में है। काशगन कजाकिस्तान में है, तो यही 78 का बी। ठीक, फिर 79, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में कौन सा होगा? इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर्स, बिल्कुल सही है, विंटर्स में रेनफॉल होती है। ड्यू टू विंटर सॉल्स्टिस एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू साउथ, बिल्कुल, जो शीत अयनांत होता है सभी हवाएं 10 डिग्री साउथ में चली आती हैं, और शिफ्टिंग ऑफ द सन या शिफ्टिंग ऑफ द एयर प्रेशर बेल्ट्स, और ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इमर्ज होती है। तो एक ए और दो दोनों सही है। 79 का डी। 79 के बाद सीधे क्वेश्चन आता है 108, 104, 1010, 104 में आते हैं यहीं पे सीधा। फिर है 107, 108, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से संबंधित है 108। 108 में क्वेश्चन कह रहा है, गिवन बिलो इन टू स्टेटमेंट्स वन ऑफ द एबल। असर्शन कह रहा है CO2, SO2 एंड NO2 गैसेस गेट डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड प्रोड्यूस एसिड रेन, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जैसी गैसों में उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। 108, और उच्च सांद्रता के कारण वायु प्रदूषित होती है। अब इसमें 108 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। असर्शन कह रहा है कि एसिड रेन होता है और कंसंट्रेशन इनका ज्यादा हो तभी एसिड रेन होगा, अगर इनका कंसंट्रेशन बहुत कम हो तो एसिड रेन नहीं होगा। ये ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के टोटल क्वेश्चंस हैं। ज्योग्राफी इकोलॉजी एनवायरनमेंट से जो टोटल क्वेश्चन इस बार आए हैं वो कुल 38 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी इकोलॉजी एनवायरनमेंट से कितने क्वेश्चन आए हैं? 38 क्वेश्चंस। और इन 38 क्वेश्चंस का हमने एक ब्रीफ जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लिया है। ठीक है, ज्योग्राफी इकोलॉजी एनवायरनमेंट के जितना भी डिस्कशन था हमने वो देखा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको एक तो ये पूरा आप देखिए यहाँ पे, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि जो सेक्शन है इस सेक्शन में एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अभी तो ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, अब एक एक क्वेश्चन और उसके टॉपिक्स को आपको इसी सेक्शन में, ये सेक्शन के इस सेक्शन में तो नहीं, इस सेक्शन के बाद यानी एक नया सेक्शन होगा जिसमें एक एक क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूं एक एक क्वेश्चन और उसके जो एक्सप्लेनेशन होगा वो उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन होगा और वो आपको ज्योग्राफी टुडे पे मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ये सेशन यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। गुड बाय।